मैं सुरदन सिंह डॉक्टर देनपाल सरस्वती विद्या मंदिर के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ा रहे हैं कक्षा 9th की सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र का पहला अध्याय पालमपुर गांव की कहानी। जैसे कि आप सभी को बहुत पहले से पता है कि 9th की सामाजिक विज्ञान के 4 पार्ट हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो हम 3 के इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र में एक एक चैप्टर कर चुके हैं और अब हमारा चौथा चैप्टर स्टार्ट होता है अर्थशास्त्र का पहला अध्याय पालमपुर गांव की कहानी। तो देखिए, अर्थशास्त्र, सबसे पहले हम अर्थशास्त्र का मतलब समझते हैं कि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है। अर्थशास्त्र अर्थ से ही उत्पन्न होता है, रुपया, पैसा, धन, मनी। तो जहाँ रुपया, पैसा और धन की बात होती है वहाँ बात होती है अर्थशास्त्र की। तो रुपया पैसा किसको प्रिय नहीं होता? सभी को प्रिय होता है। तो अर्थशास्त्र में क्या होता है? अर्थशास्त्र में होता है आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन। अर्थशास्त्र में हम आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। तो जिस सामाजिक विज्ञान की जिस शाखा में आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है वो शाखा कहलाती है अर्थशास्त्र। देखिए, आर्थिक गतिविधि क्या होती है? आर्थिक गतिविधि आर्थिक गतिविधि का मतलब होता है धन कमाने के लिए किया गया कार्य। यानी कि हम धन कमाने के लिए जो भी क्रियाकलाप करते हैं वो क्या कहलाती है? हमारी आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। क्या हुआ? आय का सृजन करने के लिए। नंबर पॉइंट आय का सृजन। आर्थिक गतिविधियों के द्वारा क्या होता है? हमें आय का सृजन होता है, हमें धन प्राप्त होता है, हमें आय प्राप्त होती है। आय प्राप्त करने के लिए आर्थिक गतिविधियों हम क्या करते हैं? उत्पादन। हम करते हैं उत्पादन। देखिए, धन कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उत्पादन करना पड़ता है। उत्पादन कितने प्रकार का होता है? उत्पादन होता है जी 2 प्रकार का। क्या? एक होता है सेवा का उत्पादन, सेवा का उत्पादन, और दूसरा होता है वस्तुओं का उत्पादन, वस्तु का उत्पादन। आय का सृजन करने के लिए कुछ लोग तो क्या करते हैं? कुछ लोग सेवा का उत्पादन करते हैं, सेवा प्रदान करते हैं, और कुछ लोग वस्तु का उत्पादन करते हैं। अब देखिए, सेवा कैसे होती है? जनरली आप हमें ले लीजिए, अध्यापक क्या करते हैं? अध्यापक आपको सेवा प्रदान करते हैं। अब क्या कोई वस्तु का उत्पादन थोड़ी करते हैं अध्यापक आपको सेवा प्रदान करते हैं और उसके बदले में धन प्राप्त करते हैं। एक दूसरा उदाहरण लीजिए, आप डॉक्टर के पास जाते हो। क्या डॉक्टर दवाइयों का उत्पादन करता है? नहीं, वो दवाइयाँ तो किसी फैक्ट्री में उत्पन्न होती हैं। दवाइयों का उत्पादन फैक्ट्री में किया जाता है, ना कि डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर आपको सेवा देता है। तो वो क्या प्रदान करता है? आपको सेवा प्रदान करता है और आय का सृजन करता है। वस्तु का उत्पादन कौन करते हैं? वस्तु का उत्पादन करते हैं किसान या कोई फैक्ट्रियाँ। फैक्ट्री क्या करती हैं? फैक्ट्रियाँ भी वस्तु का उत्पादन करती हैं। तो किसान हैं, फैक्ट्री वाले हैं, ये सब वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और उत्पादन करने के बाद क्या प्राप्त करते हैं? आय प्राप्त करते हैं। अब देखिए, उत्पादन, अगर उत्पादन है सीमित, उत्पादन क्या है? सीमित, और मांग क्या है? असीमित। यदि उत्पादन सीमित है और मांग असीमित है तो क्या बढ़ती है? तो बढ़ती है महंगाई। यदि उत्पादन सीमित होगा और मांग असीमित होगी तो देश में क्या होगी? महंगाई हो जाएगी। जैसा कि हमारे हिंदुस्तान में है। अब हम सभी जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान देश की जो जनसंख्या है, भारतवर्ष की जनसंख्या है, वो 130 करोड़ से भी ऊपर है। और इसीलिए देश में क्या होता है कि उत्पादन क्या है? सीमित है, और मांग क्या है? असीमित है। अब जनरली किसी चीज़ को ले लीजिए, हम बाज़ार में जाते हैं, हमें हर चीज़ बहुत ही महंगी दिखाई देती है।
चाहे वो खाद्य वस्तुएं हों, चाहे वो आराम की वस्तुएं हों, हमें हर चीज़ बहुत महंगी है। क्यों? क्योंकि उत्पादन सीमित है और मांग असीमित है। उससे क्या बढ़ती है? उससे बढ़ती है देश में महंगाई, और महंगाई से उत्पन्न होती है गरीबी। महंगाई से उत्पन्न होती है गरीबी, और जब देश में उत्पन्न होगी गरीबी तो क्या करना पड़ेगा देश की सरकार को? देश की सरकार को देश के लोगों को देनी पड़ेगी खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा। यदि देश में गरीबी होगी तो सरकार को क्या करना है? अपने देश के लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार में हमने अर्थशास्त्र में अध्ययन किया आय किसका? उत्पादन के माध्यम से आय का सृजन। अगर आय उत्पादन सीमित है तो क्या होगा? देश में महंगाई हो जाएगी, गरीबी बढ़ेगी और सरकार को खाद्य सुरक्षा प्रदान करनी पड़ेगी। अब देखिए, सरकार को जब खाद्य सुरक्षा प्रदान करनी पड़ती है तो इस प्रकार से इस वर्णन के माध्यम से स्पष्ट होते हैं हमारे अर्थशास्त्र के 4 अध्याय। अर्थशास्त्र का पहला अध्याय क्या है? पालमपुर गांव की कहानी। तो पालमपुर गांव की कहानी में क्या बताया जाएगा? आर्थिक गतिविधियों के बारे में, आय का सृजन कैसे होता है, उत्पादन कैसे किया जाता है, ये चैप्टर बताएगा हमारा पालमपुर गांव की कहानी। हमारा अर्थशास्त्र में दूसरा अध्याय आता है संसाधन के रूप में लोग। संसाधन के रूप में लोग। तो अर्थशास्त्र का दूसरा अध्याय संसाधन के रूप में लोग। इसमें भी क्या होगा? इसमें भी उत्पादन, संसाधन के रूप में लोग। इसमें पता चलेगा हमें कि लोग किस प्रकार उत्पादन करते हैं, लोगों की क्या भूमिका होती है उत्पादन करने में। तीसरी चीज, तीसरा अध्याय देखिए, अर्थशास्त्र का तीसरा अध्याय क्या बताया था? महंगाई बढ़ेगी, देश में गरीबी उत्पन्न होगी, यानी कि निर्धनता एक चुनौती। जो हमारा अर्थशास्त्र का तीसरा अध्याय होगा वो होगा निर्धनता एक चुनौती। जब देश में गरीबी बढ़ जाएगी तो सरकार के लिए क्या खड़ी हो जाएगी? सरकार के लिए एक चुनौती खड़ी हो जाएगी कि वो देश की जनसंख्या का किस प्रकार भरण पोषण करे, और उस कंडीशन में सरकार को देनी पड़ेगी खाद्य सुरक्षा। तो हमारा अर्थशास्त्र का चौथा अध्याय है भारत में खाद्य सुरक्षा। भारत में खाद्य सुरक्षा। जिस काम को इस समय किया जा रहा है, पता है हमारे देश में पिछले साल से अकाल चल रहा है, और उस अकाल की स्थिति में हमारे देश की सरकार भारत के लोगों को क्या प्रदान कर रही है? खाद्य सुरक्षा प्रदान कर रही है। राशन की दुकान से खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाती है। पहले महीने में 2 बार। एक पहली बार जो राशन मिलता है वो बहुत ही कम दामों में मिलता है, और जो दूसरी बार राशन मिलता है वो मुफ्त बिल्कुल फ्री में मिलता है। सरकार क्या प्रदान कर रही है? भारत में खाद्य सुरक्षा। इस प्रकार हम अर्थशास्त्र के चारों पाठों का अध्ययन करेंगे, लेकिन आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं केवल अर्थशास्त्र के पहले पाठ का, पालमपुर गांव की कहानी। तो आओ अर्थशास्त्र के पहले पाठ पालमपुर गांव की कहानी में हम समझते हैं कि किस प्रकार क्या क्या बताया गया है अर्थशास्त्र के पहले अध्याय पालमपुर गांव की कहानी में। तो देखिए जी, पालमपुर गांव की कहानी के अंदर हम सबसे पहले शुरू करते हैं पालमपुर गांव का परिचय। पालमपुर गांव का परिचय। पालमपुर, ये रहा आपका पालमपुर गांव। मान लिया हमने ये रहा पालमपुर गांव। पालमपुर गांव, यहां से 3 किलोमीटर एक दूसरा गांव है रायगंज। कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दूसरा गांव है रायगंज। ये कैसा गांव है? ये एक बड़ा गांव है। मतलब पालमपुर गांव की अपेक्षा ये जो गांव है वो कैसा गांव है? वो बड़ा गांव है। पालमपुर के लोग क्या करते हैं? पालमपुर के लोग खेती में जो वस्तुएं उत्पादित करते हैं, गेहूं है, चावल हैं, उन्हें बेचने के लिए कहाँ जाते हैं? रायगंज में जाते हैं। और
इसके आगे कुछ दूरी पर एक कस्बा है, एक शहर है, कौन सा? शाहपुर। शाहपुर। तो पालमपुर गांव के लोग जो हैं वो मार्केट करने के लिए, अन्य सामान खरीदने के लिए कहाँ जाते हैं? शाहपुर जाते हैं। तो इसमें यह दर्शाया गया है कि जो पालमपुर गांव है वो अन्य गांवों से और शहरों से सड़क के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो पालमपुर जो गांव है वो अन्य गांव और शहरों से सड़क के माध्यम से जुड़ा हुआ है। मतलब यहाँ जो सड़क है वो एक अच्छी सड़कें हैं, अच्छी सड़कें हैं। जैसे कि गांव में कहीं कहीं कीचड़ वाली सड़कें देखी जाती हैं, धूल भरी सड़कें देखी जाती हैं, मिट्टी। यहाँ क्या है? यहाँ ये जो रास्ते, ये गांव जुड़े हुए हैं, जो शहर जुड़े हुए हैं, वो अच्छी सड़कों से पालमपुर जुड़ा हुआ है। देखिए दूसरी सुविधा देखते हैं हम पालमपुर में। अब इसमें पालमपुर गांव का परिचय हो गया कि पालमपुर गांव से दूसरे गांव से रायगंज और शाहपुर से कैसे जुड़ा हुआ है। अब आती है पालमपुर गांव परिवहन की सुविधा। देखिए आदर्श गांव में क्या क्या होना चाहिए, ये सब पालमपुर गांव में दर्शाया गया है। परिवहन की सुविधा, तो हमें देखना है कि पालमपुर गांव में परिवहन की कैसी सुविधा है। देखिए परिवहन की सुविधा के अंदर पालमपुर गांव के लोगों के पास क्या है? ट्रैक्टर हैं, उनके पास ट्रक भी हैं। जो बड़े किसान हैं उनके पास ट्रक भी हैं, ट्रैक्टर हैं, ट्रक हैं। इन लोगों के पास जीप कार भी हैं, बैलगाड़ियां हैं, बैलगाड़ियां हैं और इनके पास भैंसा गाड़ी भी है, भैंसा बग्गी है। यानी पालमपुर गांव के लोगों के पास परिवहन की अच्छी सुविधा उपलब्ध है। इनके पास एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना सामान ढोने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए परिवहन की अच्छी सुविधा है। देखिए एक आदर्श गांव के अंदर हम दूसरा है घर और मकान। तो पालमपुर गांव के घर और मकान कैसे हैं? पालमपुर गांव में घर और मकान कैसे हैं? तो देखिए पालमपुर गांव में अलग अलग जातियों के, पालमपुर गांव में अलग अलग जातियों के 450 परिवार निवास करते हैं। यानी कि पालमपुर गांव में अलग अलग जातियों के कितने परिवार हैं? 450 परिवार हैं। इन 450 परिवार में जो उच्च जाति के परिवार हैं वो कितने परिवार हैं? 80 परिवार हैं। इन परिवारों के पास क्या है? ये जो उच्च जाति के 80 परिवार हैं ये सर्वाधिक भूमि के स्वामी हैं। यानी पालमपुर गांव में जो सबसे ज़्यादा भूमि है वो किसके पास है? इन उच्च परिवार के लोगों के पास है। लगभग 1/3, मतलब 1/3 जो लोग हैं वो कैसे हैं? अनुसूचित परिवार हैं, यानी दलित परिवार के लोग हैं। पालमपुर गांव में जो लगभग 1/3 लोग हैं वो दलित हैं। कुल मिला के 150 परिवार ऐसे हैं जो दलित हैं। ये परिवार कैसे हैं? ये परिवार मोस्टली भूमिहीन परिवार हैं। इनके पास क्या है? इनके पास घर हैं, इनके पास कच्चे घर हैं, झोंपड़पट्टियाँ हैं और बचे कुछ मध्यम वर्ग के परिवार हैं। इसके अलावा जो शेष परिवार बचे लगभग 220 परिवार, वह कैसे परिवार हैं? मध्यम वर्ग के परिवार हैं। मतलब इनके पास ज़मीन है लेकिन थोड़ी है। ठीक, तो ये परिवार कैसे हैं? मध्यम वर्ग के परिवार हैं। तो अगर देखा जाए तो घर की सुविधा, मकान की सुविधा लगभग हर वर्ग के व्यक्ति के पास है। ऐसा कोई परिवार नहीं है कि जिसके पास रहने के लिए घर ना हो या मकान ना हो। देखिए चौथा पॉइंट, एक आदर्श गांव के लिए जरूरी होता है कि उस गांव में बिजली पानी की सुविधा कैसी है। तो पालमपुर गांव में बिजली पानी की अच्छी सुविधा है।
पालमपुर गांव में बिजली पानी की सुविधा कैसी है? पालमपुर गांव में बिजली पानी की अच्छी सुविधा है। यहाँ बिजली बहुत समय पहले आ गई थी और पानी की उचित व्यवस्था है। तो अगर देखा जाए तो बिजली पानी की सुविधा की ओर से भी पालमपुर कैसा गांव है? पालमपुर आदर्श गांव है। सिंचाई के साधन, सिंचाई के साधन, पालमपुर में सिंचाई के कैसे साधन मौजूद हैं? तो देखिए पालमपुर में सिंचाई के लिए क्या है? सरकारी नलकूप हैं। मतलब वो सरकारी नलकूप जो सरकार की तरफ से लगाए जाते हैं। किस काम के लिए? सिंचाई के लिए, जो 1960 के दशक में लगाए गए थे। सरकार की ओर से 1960 के दशक में सिंचाई के लिए नलकूप लगाए गए थे। इसके अलावा लोगों के पास क्या है? लोगों के पास निजी नलकूप भी हैं। कुछ लोगों के पास क्या है? निजी नलकूप हैं। यानी सिंचाई की अच्छी सुविधा पालमपुर गांव में है। इसके अलावा सिंचाई की सुविधा के अलावा आती है किसकी? शिक्षा। देखिए हम देखें सिंचाई के अलावा अगर आती है शिक्षा। क्यों? एक आदर्श गांव के लिए अच्छी शिक्षा का होना अनिवार्य है। यदि शिक्षा नहीं होगी तो क्या गांव के लोग सही से संपन्न हो पाएंगे? उनका दिमाग विकसित हो पाएगा? नहीं, शिक्षा अनिवार्य है। तो पालमपुर गांव में शिक्षा की दृष्टि से भी 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। शिक्षा की दृष्टि से पालमपुर गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं और एक विद्यालय कैसा है? हाई स्कूल। 2 प्राथमिक विद्यालय हैं और एक हाई स्कूल है। यानी कि शिक्षा के स्तर से भी पालमपुर एक सर्वश्रेष्ठ गांव माना जाता है। अब एक सुविधा आती है स्वास्थ्य। क्या पालमपुर गांव में स्वास्थ्य की सुविधा है? तो देखिए पालमपुर गांव में स्वास्थ्य की भी सुविधा है। स्वास्थ्य सुविधाओं का होना जरूरी है। तो क्या पालमपुर गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं हैं? हाँ जी, पालमपुर गांव में एक राजकीय अस्पताल है। पालमपुर गांव में एक है राजकीय अस्पताल और दूसरा है निजी औषधालय। एक निजी औषधालय भी है। ये निजी औषधालय, औषधालय मतलब जिसमें वैद्य जी वगैरह अपनी दवाई देते हैं, वो औषधालय कहलाता है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो परिचय की दृष्टि से एक गांव के अंदर जितनी सुविधाएं मौजूद होनी चाहिए पालमपुर गांव में वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं। ठीक, पालमपुर गांव में वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं। आगे हम लेते हैं पालमपुर गांव में, ये हमने देख लिए अब आती है उत्पादन का संगठन। उत्पादन का संगठन, ये तो हो गई सारी सुविधाएं। अब पालमपुर गांव में उत्पादन कैसा होता है? उत्पादन, तो हमारा पहला हेडिंग था पालमपुर गांव का परिचय। उस पालमपुर गांव के परिचय के अंदर हमने सारी सुविधाओं के बारे में जान लिया कि पालमपुर गांव में किस तरह की सुविधाएं हैं और उन सुविधाओं के अंतर्गत हमने ये जाना कि पालमपुर एक आदर्श गांव है। हम अगला आता है उत्पादन का संगठन। अजी गांव है तो गांव में क्या होता है? गांव में उत्पादन ही तो होता है। उत्पादन का संगठन, यानी उत्पादन जो होता है वो किस प्रकार होता है? देखिए उत्पादन कैसा? उत्पादन ऐसा उत्पादन जिससे लोगों की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हो। लोगों की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हो। वो कहलाता है उत्पादन का सही संगठन। अगर ऐसा है तो ऐसा कहलाता है, पूर्ति हो तो क्या कहलाता है? उत्पादन का सही संगठन। अगर ऐसा है कि गांव के लोगों की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो वो क्या है? उत्पादन का सही संगठन है।
हाँ, तो हम बात कर रहे हैं उत्पादन का संगठन। हमने बताया कि सही उत्पादन वो माना जाता है जो वहाँ के लोगों की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। लेकिन उत्पादन के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं? देखिए, उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक होती हैं। कहीं का भी उत्पादन है तो उत्पादन के लिए सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है किस चीज़ की? भूमि की। उत्पादन के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। और भूमि क्या है? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है जो हमें क्या प्रदान करता है? उत्पादन, प्राकृतिक संसाधन। इसके अंदर भूमि के साथ साथ आता है जल संसाधन और खनिज संसाधन। ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक संसाधन है। और क्या चीज़ है? वन संसाधन। ये सब उत्पादन के कैसे संसाधन हैं? ये सब उत्पादन के प्राकृतिक संसाधन हैं जो उत्पादन करने में हमारी मदद करते हैं। देखिए, उत्पादन का दूसरा कारक है श्रम। क्या बिना श्रम किए उत्पादन हो सकता है? नहीं। उत्पादन करने के लिए श्रम की आवश्यकता पड़ती है। अब ये श्रम जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कैसा? एक तो होता है मानसिक श्रम और दूसरा होता है शारीरिक श्रम। यानी उत्पादन के लिए हमें आवश्यकता होती है मानसिक श्रम की और शारीरिक श्रम की। आपको बताया गया था उत्पादन के 2 प्रकार बताए गए थे कि सेवाओं का उत्पादन और वस्तुओं का उत्पादन। देखिए, मानसिक श्रम टीचर क्या करता है? टीचर करता है मानसिक श्रम। एक टीचर क्या करता है? उत्पादन करने के लिए, यानी कि टीचर आय का सृजन करने के लिए क्या करता है? मानसिक श्रम करता है। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर मानसिक श्रम करता है। एक वकील क्या करता है? वकील भी अपनी आय को उत्पादन करने के लिए क्या करता है? मानसिक श्रम करता है। तो ये सब आय का सृजन करने के लिए क्या करते हैं? मानसिक श्रम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मानसिक श्रम करने की आवश्यकता नहीं होती। मान लो खेती मजदूर काम कर रहा है, क्या उसे मानसिक श्रम की आवश्यकता है? नहीं। आपने जिस काम पर लगा दिया वो काम उसे 2 घंटे 4 घंटे करना है, वो क्या करता है? वो करता है शारीरिक श्रम। इस प्रकार उत्पादन करने के लिए आवश्यकता पड़ती है दूसरा कारक कौन सा? वो श्रम की। और उत्पादन के लिए आवश्यकता पड़ती है भौतिक पूंजी की, कि बिना पूंजी लगाए हम उत्पादन नहीं कर सकते। ये पूंजी भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्थायी पूंजी। स्थायी पूंजी, इस स्थायी पूंजी में क्या चीज़ आती है? स्थायी पूंजी में वो चीज़ आती है कि जिस चीज़ पर, जिन वस्तुओं पर हमने एक बार पूंजी लगाई और वो लंबे समय तक हमारा काम करती हैं, तो वो स्थायी पूंजी के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि मशीनें, हमने किसी काम को करने के लिए, या आप ये मानिए खेती का काम करने के लिए मशीनें खरीदी। हमने ट्रैक्टर खरीदा, हमने ट्रेलर खरीदा, हमने हैरो खरीदी, हमने ट्राली ली। वो सब क्या है? मशीनें। क्या हमने एक बार जो पैसा लगाया, इसमें एक बार जो पूंजी लगाई, क्या दोबारा लगाने की आवश्यकता है? हम मानते हैं 10-20 साल तक ये मशीनें हमारे लिए काम करती रहेंगी। या फैक्ट्री में लोग मशीनें लाते हैं तो वो लंबे समय तक काम करती हैं। तो मशीन क्या है? उत्पादन का एक स्थायी पूंजी। कैसी पूंजी है? स्थायी पूंजी। मशीनें हैं, औजार हैं। हम काम करने के लिए जो औजार लेते हैं वो भी क्या हैं? एक स्थायी पूंजी है। और भवन, मान लो भवन क्या मतलब क्या है? स्थान, जगह। हम जिस खेती पर, जिस जमीन पर खेती कर रहे हैं वो भी क्या है? वो भी अगर देखा जाए एक भौतिक पूंजी के रूप में है। तो ये सब क्या है? स्थायी पूंजी के रूप में आते हैं मशीनें, औजार और भवन। दूसरी पूंजी क्या होती है? एक तो हो गई हमारी स्थायी पूंजी और दूसरी होती है हमारी, तो इसमें भौतिक पूंजी में क्या होती है? एक तो होती है स्थायी पूंजी और दूसरी होती है कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी, ये कार्यशील पूंजी कैसी पूंजी होती है? ये कार्यशील पूंजी वो होती है कि उत्पादन करने के लिए हम जो पूंजी लगाते हैं और उस उत्पादन को प्राप्त होने के पश्चात हमारी वो पूंजी नष्ट हो जाती है, उत्पादन हमें प्राप्त हो जाता है, हम उसे बेच लेते हैं, उत्पादन को अपनी आय का सृजन करते हैं। इस प्रकार की जो पूंजी होती है वो कहलाती है कार्यशील पूंजी। अब एक चौथा आता है उत्पादन का कारक, मानव पूंजी।
देखिए मानव पूंजी, वैसे हमारा ये जो चैप्टर चल रहा है पालमपुर गांव की कहानी, इसमें मानव पूंजी की इतनी आवश्यकता नहीं है। ये हमारा अगला अध्याय आएगा संसाधन के रूप में लोग, उसमें मानव पूंजी का वर्णन किया जाएगा। लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं कि मानव पूंजी क्या होती है। देखिए मानव पूंजी होती है उद्यमशीलता। ये उद्यमशीलता क्या होती है? उद्यमशीलता होती है कि कुछ लोग किसी काम को शुरू करने के लिए पूंजी लगाते हैं और उस कार्य को दूसरों पर निर्भर छोड़ देते हैं, तो वो कभी भी उस काम में सफल नहीं हो सकते। उन्हें उसके लिए उद्यमशीलता की आवश्यकता होती है, यानी वो जिस काम को शुरू करने जा रहे हैं उन्हें खुद भी उस कार्य की जानकारी हो। यदि आप जिस काम को शुरू करने जा रहे हैं और आपको जानकारी नहीं है, तो अब वो आपका जो कार्य है वो सफल नहीं हो सकता। इसमें हमें कुशल और अकुशल लोगों की आवश्यकता होती है, यानी कुशलता, हमारे अंदर कुशलता का होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार ये उत्पादन के 4 कारक होते हैं। और अगला हेडिंग लेते हैं हम, तो शुरू करते हैं तीसरा बिंदु। देखिए तीसरा बिंदु क्या है हमारा, पालमपुर में खेती। अभी हमने देखा उत्पादन का संगठन, और हम देखते हैं पालमपुर में खेती कैसे की जाती है, किस प्रकार की खेती पालमपुर में खेती होती है। पालमपुर में किस प्रकार की खेती, देखिए पहला है टॉपिक इसमें, भूमि में कोई बदलाव नहीं। पालमपुर में भूमि में कोई बदलाव नहीं, यानी कि पालमपुर में 1960 के दशक में जो भूमि थी आज भी वही भूमि है। भूमि में कोई बदलाव नहीं हुआ है। केवल क्या है, अगर कोई बदलाव है तो कुछ ऐसी भूमि जो बंजर भूमि थी, केवल उस भूमि को कृषि योग्य बना लिया गया है। बाकी जितनी भूमि अब से 40-50 साल पहले थी वही भूमि पालमपुर में आज भी है। लेकिन बदलाव ना होने के कारण भूमि तो वही है। और पालमपुर की लगभग 75% जनसंख्या, 75% लोग किस पर निर्भर हैं, कृषि पर। भूमि नहीं बढ़ी है, भूमि इतनी है, लेकिन फिर भी 75% लोग कृषि पर निर्भर हैं और 25% लोग निर्भर हैं अन्य कार्यों पर। गैर कृषि कार्य, जो गैर कृषि कार्य हैं वो 75% कृषि कार्यों में और 25% गैर कृषि कार्यों में संलग्न हैं। कम भूमि होते हुए भी, आपको पता है जो बड़े किसान उनके पास अधिक भूमि है, जो छोटे किसान उनके पास कम भूमि है। लेकिन क्या होता है कि पालमपुर ने भूमि जो भी है उस भूमि में क्या अपनाया है, आधुनिक कृषि की विधियों को अपनाया है। उन्होंने क्या अपनाया है, आधुनिक कृषि की विधियों को अपनाया है। क्या, बहुत समय पहले खेती कैसे होती थी, बैलों से एक दिन तक, मतलब सभी लोग मिलकर कई दिन तक खेतों को जोतते थे। आज क्या है, उनके पास नई कृषि विधियाँ हैं। नई कृषि विधियों में क्या है उनके पास ट्रैक्टर है, अन्य साधन हैं, उनके पास ट्रैक्टर है, अन्य साधन है। इसके माध्यम से वो क्या करते हैं, इसके माध्यम से वो जल्द ही खेत को तैयार कर लेते हैं और जल्द ही खेत को तैयार करने के पश्चात उनके पास नई नई टेक्निक हैं, तो वो उसी खेत में अधिक से अधिक फसल का, अधिक से अधिक अन्न का उत्पादन करते हैं। देखिए उसके लिए उन्होंने उत्पादन बढ़ाने के लिए एक चीज़ को और अपनाया है। किसको, बहुविधि फसल प्रणाली को। बहुविधि फसल प्रणाली, जैसे आपसे बहुत समय पहले लोग क्या करते थे कि उनके पास जो भी ज़मीन है उसमें एक ही प्रकार की फसल बोती, लेकिन आज वो क्या करते हैं, बहुविधि फसल प्रणाली अपनाते हैं। आज वो लोग, पालमपुर गांव के जो लोग हैं आज, वो क्या करते हैं, बहुविधि फसल प्रणाली अपनाते हैं। मतलब एक खेत में गन्ना बोते हैं, एक खेत में गेहूं बोते हैं, एक में आलू लगाते हैं, ठीक, एक में गेहूं बो दिया, एक में गन्ना बो दिया, एक में आलू लगा दिया या अन्य फसलें बो दी। तो वो क्या करते हैं कि बहुविधि फसल प्रणाली को पालमपुर के लोगों ने अपनाया है। और तो और कि वो एक फसल के साथ में दूसरी फसल को करते हैं। जैसे गन्ने के साथ में किसको लगा दिया, गेहूं को लगा दिया। तो इस प्रकार बहुविधि फसल प्रणाली के माध्यम से पालमपुर के गांव के लोगों ने अपने उत्पादन को बढ़ाया है। देखिए हमारा चौथा पॉइंट आता है, पालमपुर गांव के अध्ययन में पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। बताया 75% लोग किस पर निर्भर हैं, कृषि पर, और 25% किस पर निर्भर हैं, गैर कृषि क्रियाओं में। तो वही गैर कृषि क्रियाओं में जो काम है वो पहला काम है परिवहन का। कुछ लोग परिवहन से जुड़े हैं, ठीक, कुछ लोग तो जुड़े हैं किससे, परिवहन से, और कुछ लोग जुड़े हैं किससे, डेयरी से।
डेयरी, और कुछ कौन हैं? कुछ हैं दुकानदार, कुछ हैं दुकानदार। ये वो लोग हैं जो कृषि कार्यों में संलग्न नहीं हैं, वो गैर कृषि कार्यों से आय का सृजन करते हैं। परिवहन, जैसे कुछ लोगों के पास क्या है? भैंसा गाड़ी है। वो क्या करते हैं? इस भैंसा गाड़ी के माध्यम से किराया करते हैं, लोगों का सामान ढोते हैं, लोगों का बोझा ढोते हैं और क्या प्राप्त करते हैं? आय प्राप्त करते हैं। उसके पास ट्रैक्टर और ट्रक हैं, वो भी क्या करते हैं? उन्होंने ट्रैक्टर और उस ट्रैक्टर को या इन सब चीज़ों को क्या किया? ऋण से, बैंक से ऋण लेकर प्राप्त किया और वो क्या कर रहे हैं? किराया कर रहे हैं। परिवहन के माध्यम से अपनी आय का सृजन उन्होंने बना रखा है। तो इस प्रकार कुछ लोग किससे जुड़े हैं? परिवहन के माध्यम से। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या कर रखा है? उन्होंने पशुपालन कर रखा है। अपनी परिवार को चलाने के लिए उन्होंने क्या कर लिया है? पशुपालन। वो क्या करते हैं? वो दूध बेचते हैं और वो घी बेचते हैं और परिवार को चलाने के लिए धन प्राप्त करते हैं। तो कुछ लोग किससे जुड़े हुए हैं? डेयरी से। कुछ लोग ऐसे हैं जो दुकानदार हैं, वो क्या करते हैं? वो शहर से थोक में क्या लेके आते हैं? सामान लेके आते हैं। थोक व्यापारी हैं वो थोक में बड़े बड़े दुकानदारों से सामान लेके आते हैं और गांव में उस सामान को बेचकर अपने परिवार के लिए आय प्राप्त करते हैं, धन प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो पालमपुर कैसा गांव है? पालमपुर एक आदर्श गांव है। लेकिन हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में नहीं बताया पालमपुर गांव की कहानी। आपका जो अर्थशास्त्र के अंदर पहला अध्याय है पालमपुर गांव की कहानी, पालमपुर एक काल्पनिक गांव था। पालमपुर एक काल्पनिक गांव है। रियल में शायद पालमपुर कहीं कोई गांव नहीं है या हो भी सकता है, लेकिन हिंदुस्तान के जितने भी गांव हैं वो सब पालमपुर गांव की तरह ही तो हैं। जो कुछ पालमपुर गांव में होता है, मैं समझता हूँ वही सब कुछ हिंदुस्तान के गांव में होता है। इसलिए हमने पालमपुर गांव के माध्यम से हिंदुस्तान के गांव को जानने का प्रयास किया है और ये बताया गया है कि किस प्रकार एक गांव, कौन सा गांव आदर्श गांव होता है। तो जिस प्रकार पालमपुर गांव में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, अगर ये सारी सुविधाएं किसी भी गांव में उपलब्ध होती हैं तो वह गांव एक आदर्श गांव माना जाता है। तो इस प्रकार हमने सामाजिक विज्ञान के सभी पार्ट का अलग अलग अध्ययन कर लिया और अब आपसे आग्रह है कि आप वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखें, क्योंकि बिना वीडियो देखे आप चैप्टर के बारे में सही से जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।